सेकंड ईयर और या फिर कह सकते हैं कि थर्ड सेमेस्टर का जो ऑस्पियो वाइवा आता है मेडिकल का, डीपीटी हो या एमबीबीएस, वो सब ऑलमोस्ट कॉमन ही होता है। उसमें आपने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हुए होते हैं, वो रिप्रोडक्शन हो या वो आपने सीएनएस पढ़ा हुआ हो, तो वो सारे के सारे जो है मिला के एक जो है वो ऑस्पियो और वाइवा तैयार किया जाता है। वाइवा भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पहले ऑस्पियो बता देती हूँ। रिटन में जो आपके पास आ रहा होता है ना, अक्सर वो डेफिनेशन देते हैं। इस तरीके से आपके पास जो पूरा स्ट्रक्चर होगा न्यूरॉन का, उसको आपने जो है वो मार्क करना होगा और उसके फंक्शन बताने होंगे। और जो पहला सवाल होता है वो पूछते हैं कि डिफाइन नर्व, नर्व क्या है। तो आपने 1 नंबर का सवाल या 2 नंबर का सवाल होता है तो ज़्यादा जवाब नहीं देना, सिर्फ इतना से कहना है कि स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का। इसको ज़्यादा डीप नहीं पढ़ के जाएगा, क्योंकि देखिए 1 नंबर का एक सवाल होता है, ज़्यादा काम जो है आपने वाइवा पे करना है, थ्योरी पे इतना काम नहीं करना। ठीक है, सीएनएस क्या होता है वो पूछते हैं, डिफाइन सीएनएस। तो इसके 2 पार्ट्स बता देंगे भाई। सीएनएस जो है वो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को मिला के बनता है। फिर नीचे लिखा होता है व्हाट इज पीएनएस, तो फिर आपने वही इंक्लूड सोमैटिक नर्वस सिस्टम फॉर मूवमेंट एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम फॉर विजुअल ऑर्गन्स। पार्ट्स ऑफ ब्रेन स्टेम पूछेंगे, वो लास्ट में पूछते हैं। तो मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला एंड ऑब्लोंगेटा, ये बस थोड़े थोड़े नाम लिखने, ज़्यादा डीप से जो आंसर नहीं देना। और फिर नीचे पूछेंगे, उसके बाद पूछेंगे कि वो न्यूरॉन्स को जो है क्लासीफाई कर दें, कि कितने टाइप से, मतलब कितने तरीक़ों से वो क्लासीफाई होता है। तो हमें बताया कि हमारे पास न्यूरॉन जो है 3 तरीक़ों से क्लासीफाई होता है। एक तो उनके जो है डिपेंड अपॉन देयर नंबर ऑफ पोल्स, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर, डिपेंड अपॉन देयर फंक्शन, मोटर और सेंसरी। और तीसरी चीज़ होती है डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द एक्सॉन, गोल्जी टाइप ऑफ न्यूरॉन 1 और गोल्जी टाइप न्यूरॉन 2। आगे चीज़ें मैंने पिक्चर ड्रॉ इसलिए की है और पूरा बनाया इसको, इसलिए इसको यहीं से स्क्रीनशॉट ले लें, एज इट इज़ पिक्चर आई हुई होती है। और वो ये कहते हैं कि इसका एक पार्ट उठा के उसको जूम इन करके उन्होंने पिक्चर लगा देते हैं, कहते हैं कि इसका जो है ना फंक्शन डिफाइन कर दें। तो आप बना कर जो है वो पिक्चर घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि जब आपके पास आए वाइवा में तो आप उसको एज इट इज़ जो है वो वहाँ पे आंसर कर सकें। यहाँ पे मैंने सबके फंक्शन अलग अलग लिखे हैं। डेंड्राइट्स लिखा हुआ है, न्यूक्लियस लिखा हुआ है, ये डॉट्स, एक्सॉन, हिलॉक, सोमा, माइलिन शीट। माइलिन शीट का वहाँ पे फंक्शन पूछा हुआ होता है कि माइलिन शीट का फंक्शन क्या है, या पूछते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्वान सेल्स। ठीक है, तो आपने लिखना है कि माइलिन शीट और स्वान शेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माइलिन शीट। माइलिन शीट के डेवलपमेंट के लिए जो है आपके स्वान शेल जो है वो जिम्मेदार होते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का। न्यूरॉन का। अब इसके जो कुछ सवाल आते हैं उसके जवाब मैंने यहाँ पर दिए हैं कि important structure present in the nerve cell body of neurons are nucleus, nasal bodies, neurofibrils। nasal bodies मैंने यहाँ पर भी बनाई हुई हैं, ये रही nasal bodies। ये जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं इसके अंदर, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस होता है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, निजल बॉडीज होती है, न्यूरोफिब्रिल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी एपरेटस होता है। अब निजल बॉडीज़ का काम क्या होता है कि इनके अंदर जो है वो राइबोसोम्स होते हैं, और वो क्या करते हैं कि आपके न्यूरॉन के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, बस। इससे ज़्यादा बोलना भी नहीं है और लिखना भी नहीं है। प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के 2 प्रोसेस होते हैं, डेंड्राइट शॉर्ट प्रोसेस और एक्सॉन लॉन्ग प्रोसेस। डेंड्राइट का काम क्या होता है, ये शॉर्ट प्रोसेस होता है और ये इम्पल्स जो है वो फ्रॉम द बॉडी टूवर्ड्स बॉडी लेकर जाता है, मतलब टूवर्ड सेंस करके उसको टूवर्ड्स द बॉडी लेकर जाता है, बस। और लॉन्ग का क्या काम होता है कि इम्पल्स को अभी फ्रॉम द बॉडी लेकर जाता है, यानी इफेक्टर है वो इफेक्टर है। अभी ये सिर्फ न्यूरॉन में था, सीएनएस में था। आगे जो सवाल होंगे ना, जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी टॉपिक्स होते हैं उन सब में सवाल आते हैं। आपने रीनल फिजियोलॉजी भी इसी सेमेस्टर में पढ़ी होगी या इसी ईयर में पढ़ी होगी, तो उसमें वो पूछते हैं कि किडनी के फंक्शंस क्या हैं, मोटे मोटे फंक्शंस बता देना, ज़्यादा डीप नहीं जाना। इसका काम क्या है कि ये जो है वो हेमोस्टेसिस, क्योंकि वहाँ पे छोटी छोटी लाइन लगी हुई थी, ज़्यादा डीप आप बता नहीं सकते। इसका रोल होता है होमोस्टेसिस में, बाय द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड एक्सक्रीशन ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स थ्रू यूरिन। और दूसरा इसका फंक्शन क्या है, होम्योपैथिक फंक्शन, एंडोक्राइन फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल। दूसरा, अभी जैसे न्यूरॉन का फंक्शन यूनिट पूछा था, तो इन्होंने इसका भी फंक्शन यूनिट आपसे लाजमी पूछना है कि नेफ्रॉन क्या होता है। नेफ्रॉन जो डिफाइन एज ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। इससे ज़्यादा नहीं बोलना, 1 नंबर का सवाल है, क्या ज़्यादा बता के क्या कर लेंगे आप। व्हाट आर 2 टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की कौन सी 2 टाइप है, एक होती है कॉर्टिकल, एक होती है सुपरफिशियल। कॉर्टिकल जो होती है वो आपके जो आपका रीनल कॉर्पसल होता है ना, उसके अंदर होती है कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होते हैं। nephrons whose cortical and superficial nephrons whose renal corpuscles are situated in the outer part of cortex। जिनके रीनल कॉर्पसेस जो है कॉर्टेक्स के बाहर पड़े हुए हैं, वो आपके सुपरफिशियल कॉर्टिकल या कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं। और वो नेफ्रॉन्स जिनके रीनल कॉर्पसेस जो है वो आपके कॉर्टेक्स के अंदर पड़े हुए हों, किसके पास, मेडुला के पास, तो उसको हम कहते हैं कि जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स को ये पकड़ लेते हैं और उसके बारे में काफ़ी सारे सवाल होते हैं, उसकी पिक्चर भी आ जाती है। तो ये पिक्चर बना के मैंने ड्रॉ करके जो है प्रैक्टिस की है, तो आप भी इसको देख लीजिए कि ये जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं कि मैक्यूला डेंसा। यहाँ पे जो है बहुत सारे सेल्स आके जमा हो जाते हैं और इस पोर्शन का कलर जो है थोड़ा सा डार्क हो जाता है। मैंने रेड से इसलिए बनाया कि समझ में नहीं आता कि हुआ वो क्या है।
ठीक है, ये सेल्स हैं, ठीक है। मैक्युला डेंसा है, मैक्युला डेंसा की जो इधर जो मैंने इसको देखे ज़ूम किया हुआ, ये हैं आपके थिक मस थिक असेंडिंग सेगमेंट्स, ये थिक असेंडिंग सेगमेंट्स है इसके। ये आपका इफेक्टर आर्टीरियोल है, ये आपका इफेक्टर आर्टीरियोल है, ये आपका जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं, ये हैं आपके पास बाहर पड़े हुए एक्स्ट्रा जस्टा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स, ये आपकी कैपिलरीज हैं, और ये आपका जो है वो जस्टा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स हैं, ये अंदर होते हैं, वो वाले बाहर होते हैं। अब यहाँ पे ये जो जी है जस्टा ग्लोमेरुलर apparatus। अब इसका जो है वो फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये है कि ये सीक्रेट करता है रेनिन। रीज़न मत लिख दीजिएगा क्यों होता है, जब तक वो पूछेंगे नहीं व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जस्टाग्लुमेरुलर apparatus, भाई ये रेनिन को सीक्रेट करता है। ज़्यादा नहीं लिखना, 2 नंबर के सवाल में आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि मैं इतना सारा लिख दूंगा तो मुझे 2 में से 5 मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अब रेनिन का क्या काम होता है, पूछेंगे व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रेनिन, देन the function of renin is to convert inactive angiotensin into angiotensin। अब आगे पूछेंगे कि एंजियोटेंसिन का फंक्शन क्या है, तो हम ये बोलेंगे कि अभी एंजियोटेंसिन 1 तो जो फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव होती है, तो एंजियोटेंसिन 2 जो है ना वो क्या करती है कि आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है और अल्डोस्टेरोन को सीक्रेट करवाती है और वो बायोरिसेप्टर के रिस्पॉन्स को इनहिबिट कर देती है, ताकि आगे जो है वो ब्लड प्रेशर कम है ये वाली पल्स जो है वो सेंस जो है ऊपर ना जाए। अब हमने रीनल भी पढ़ लिया और सीएनएस भी देख लिया ऊपर से मोटा मोटा जो आ सकता है। अब हम पढ़ेंगे नॉर्मल रिस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेशन भी ऑब्वियसली आपने पढ़ी होगी, रिप्रोडक्शन में इसमें नहीं करी क्योंकि रिप्रोडक्शन का पार्ट जो है बहुत कम आता है, ये एक आध सवाल वाइवा में पूछ लेते हैं बस। अच्छा, तो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट क्या है कि हमारा 12 to 16 है। यहाँ पर 2 तरीके की रिस्पिरेशन होती है, एक इंटरनल होती है एक एक्सटर्नल होती है। जो इंटरनल रिस्पिरेशन होती है ना उसके अंदर जो हमारे पास एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेशन गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू होता है इंटरनल में, यानी ब्लड में हवा ब्लड पहुंच गया, ऑक्सीजन पहुंच गया, अब ब्लड से जो टिश्यूज में जाएगा ना उसको हम बोलेंगे इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या होता है कि जो आपके रेस्पिरेशन गैसेस होते हैं वो पहले लंग्स में जाते हैं, लंग्स से एल्वुलाई में जाते हैं, वहाँ से जाते हैं ब्लड में। तो एक्सटर्नल में क्या होगा कि जो बैरूनी हम देख सकते हैं वो वाली रेस्पिरेशन होती है, यानी सांस लिया हमने लंग्स से एल्वुलाई और वहाँ से ब्लड में चला गया। और इंटरनल में फिर ब्लड से जो है वो आगे का प्रोसीजर होता है कि ब्लड से वो टिश्यूज में जाती है। ठीक है, नॉर्मल पल्मोनरी ब्लड प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक हमारे पास 25 mmHg होता है, डायस्टोलिक हमारे पास 10 mmHg होता है, और मीन आर्टेरियल प्रेशर हमारे पास 15 mmHg होता है, और कैपिलरी प्रेशर हमारे पास 7 mmHg होता है। फंक्शन क्या होता है आपका सर्फेक्टेंट का, ये इनका फेवरेट क्वेश्चन है, ये पूछते ही रहते हैं, हर किसी से पूछेंगे लाजमन। अगर आपको कुछ भी नहीं आया और वो चाहते हैं कि आप पास हो जाएं तो आप पूछेंगे बेटा बस ये बता दो सर्फेक्टेंट का काम क्या होता है, तो आपने बोलना है कि इट प्रिवेंट्स कोलेप्सिंग टेंडेंसी ऑफ लंग्स बाय रिड्यूसिंग सरफेस टेंशन इन एनवेलाई। इतना सा बता दिया, पास कर देंगे, वो ये बता देना। अब हमारे पास आती हैं जो आप जब आप जाएंगे जाके आप बैठेंगे, दो आपके पास पता है 7 स्टेशन आपके पास होते हैं अनऑब्जर्व्ड और 2 होते हैं ऑब्जर्व, यानी वो आपने यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाना होता है। अब हमारे पास जो है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, कितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके पास स्टेथोग्राफी की मशीन नहीं रखी हुई होती ना उनके पास पैरामीटर रखा हुआ होता है, तो वो क्या करते हैं आपसे ओरली पूछते हैं कि भाई स्पायरोमीटर क्या होता है और ये स्टेथोग्राफी क्या होती है। तो स्टेथोग्राफी में हम क्या करते हैं कि अपने आपके लंग्स की मूवमेंट को जो है वो ग्राफिकली जो है वो डिस्क्राइब करते हैं कि आपके लंग्स की ना मूवमेंट स्ट्रॉन्ग है या कैसी है, यानी वो कितनी दफ़ा इनहेल करता है कितनी दफ़ा एक्सहेल करता है, उसका पूरा चार्ट ड्रॉ करते हैं। यानी हाँ, इसमें हम कैलकुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन रेट करते हैं। स्पायरोमेट्री में हम जो है वो लंग की पावर चेक कर रहे होते हैं कि आपका जो लंग है वो कितने पावरफुली इनहेल और एक्सहेल कर सकता है। ठीक है, ये 2 चीज़ हो गई। अब एक जगह पर जो है वो आपका सिर्फ लंग से रिलेटेड पूछेंगे, दूसरी तरफ आपसे जो है वो पूछेंगे कि ये वाइवा में कि आपने जो है ना ये इधर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखा दें कि किस तरीके से आप जो है वो सेंसरी नर्व सप्लाईज जो है चेक करेंगे। बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी होती हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि वो नहीं आएंगी, लेकिन 100 में से 80% आज तक जितनी भी आई हैं ना क्रेनियल नर्व्स में, वो आपकी आई है फेशियल नर्व। फेशियल नर्व के आपको 2 पार्ट होते हैं, सेंसरी पार्ट और मोटर पार्ट। सेंसरी पार्ट भी पूछते हैं, मोटर पार्ट भी पूछते हैं। ये आपके क्रेनियल नर्व्स है, बता दूं मैंने हेडिंग में नहीं लिखा, ये आपकी क्रेनियल नर्व्स है। क्रेनियल नर्व्स का जो है वो आपका प्रैक्टिकल है। पूछिए बेटा क्रेनियल नर्व्स का ना कोई एक भी एक्सपेरिमेंट करके बता दो, या चलो मैं प्रोसीजर ही बता दूँ। तो आपने कहना क्रेनियल नर्व्स में आपने बहुत फेमस, उनका भी यही है हमारा भी यही है कि आपको जो फेशियल नर्व्स है वो क्या काम करते हैं। फेशियल नर्व के 2 पार्ट्स होते हैं, सेंसरी और मोटर। सेंसरी का काम क्या होता है, सेंसरी में जो है वो सेंसरी सप्लाई फेशियल नर्व की आपके पास जाती है, आपकी ज़ुबान की एंटीरियर 2/3 तक जाती है, और इसका काम क्या होता है टेस्ट को टेस्ट करके ब्रेन को बताना। और जो पोस्टीरियर 2/3 होता है, जो आपकी 1/3 होता है आपके टंग का, आगे का 2/3 आपका जो है वो आपकी
फेशियल नर्व सप्लाई करी होती है, और पीछे का जो है वो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व सप्लाई करी होती है। तो उससे जो पीछे वाला पार्ट होता है टंग का, वो आपका होता है, उसका बिटर टेस्ट होता है। और जो इंटीरियर वाला पार्ट होता है उसके ऊपर आप स्वीट, सॉल्टी और सोर टेस्ट को जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। तो इसका प्रोसीजर क्या होता है कि वो बोलेंगे भाई ये पेशेंट आपका सब कैसे टेस्ट करेंगे, तो पहले जाके उसको सलाम करना है पेशेंट को। आप जो भी हेलो या गुड मॉर्निंग या अस्सलाम वालेकुम जो भी कहना है उनको बताना है कि जी मैं आपका जो है ये टेस्ट करने लगी हूँ फेशियल नर्व का, आप मुझे इजाज़त देंगे कि मैं ये टेस्ट आपके परफॉर्म कर लूँ। ऑब्वियसली उसने जो वहाँ पे बैठा मॉडल होगा उसने येस कहना है। इस चीज़ के 2 नंबर होते हैं, ये बात याद रखिए। अगर आपने कंसर्न नहीं लिया तो आपको आधे नंबर मिलेंगे। फिर आपने उनसे कहना है कि ये जो है ना मैं मेरे पास ये 4 चीज़ें हैं, तो इनमें से मैं आपकी ज़ुबान पर डिफरेंट चीज़ें जो है रख कर टेस्ट करना चाहूँगी। पहले आपने उसकी ज़ुबान साफ़ करवा लेनी है अच्छे तरीके से, वहाँ पे टिश्यू वगैरह पड़ा हुआ होगा ऑब्वियसली। तो आपने फिर उसके ज़ुबान के आगे वाले हिस्से में पहले मीठी चीज़ रखनी है, फिर उससे पूछना है कि इसका टेस्ट कैसा है। वो आपको बताएगा कि भाई मीठा टेस्ट है, आपने टिक कर लेना है, स्वीट चीज़ के आगे राइट टिक कर लेना है, फिर इसी तरीके से सॉल्टी को टेस्ट करना है, इस तरीके से और को टेस्ट करना है। तो ये आपका सेंसिटिव पार्ट ऑफ फेशियल नर्व टेस्ट हो गया, वो बताता रहेगा। अगर वो टेस्ट नहीं बताता कि जी मुझे फील नहीं हो रहा था, मतलब तो भी टेस्ट हो ही गया कि वो नेगेटिव आया, लेकिन अगर हो जाता है तो दैट इज़ गुड। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि इसका फेशियल नर्व का जो मोटर पार्ट है उसमें क्या होता है कि उसमें आपके फेशियल मसल्स जो है वो हमने टेस्ट करने होते हैं। अब वो मसल्स आप कैसे टेस्ट करेंगे, इसके हमारे पास बेसिकली 4 टेस्ट होते हैं, और ये बहुत फेवरेट है यार, ये बहुत फेवरेट है डॉक्टर्स का, ये बैठ के ना हमसे यही करवाते रहेंगे। आप खुद देखोगे जब आप हॉस्पिटल लिख रहे होगे तो आप खुद देख रहे होगे कि वो एक बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। तो आपका जो फॉरहेड के जो मसल्स हैं, जो आपके मोटर सप्लाई ऑफ फेशियल नर्व है, उस पर आपके 4 पोर्शन होते हैं, एक माथा, एक आपके चीक बोन्स और एक आपके होंठ के ऊपर के चारों तरफ के जो है वो मसल्स, ठीक है। तो आपका जो माथा है जिसको हम फॉरहेड कहते हैं, फॉरहेड के मसल हमारे पास होते हैं ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस। अब इसको टेस्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, इसकी जो मोटर सप्लाई चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, आप जो है वो पेशेंट का सर उसको होल्ड करते हैं, हेड को बोलते हैं सामने देखें आप, और आपने जो है वो गर्दन हिलानी नहीं है। अब गर्दन हिलाए बगैर आपने ऊपर की तरफ देखना है। जब पेशेंट अपनी आंखें ऊपर की तरफ करके देखने लगेगा तो क्या होगा कि उसके माथे के ऊपर झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। वो झुर्रियाँ जैसे ही पड़ जाएंगी तो फिर आपने कहना है कि जो ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस जो है वो चेक हो गया, यानी मोटर नर्व जो है यहाँ पर काम कर रही है। अब दूसरा आपके पास मसल होता है ऑर्बिकुलरिस ओकुली, ये आपकी आंखों के चारों तरफ होता है, यानी जो आप आईब्रो ऊपर नीचे करते हैं और आंखें नीचे करके और अपनी आंखें बंद करते हैं खोलते हैं, तो ये जो सारा प्रोसीजर है ना आंखें ज़ोर से बंद करने का, बच्चे रोते हुए आंखें बस उड़ते हैं, वो सारा ऑर्बिकुलरिस ओकुली करवा रहा होता है। तो इसको आपने कैसे चेक करना है, आपने पेशेंट को कमांड देनी है कि डियर सर या फिर मैडम अपनी आंखें जो है बहुत स्ट्रांगली बंद करें, और मैं कोशिश करूँगी कि आपकी आईब्रो से थोड़ा सा प्रेशर देके, रेजिस्टेंस देके कि आपकी आंखें खुल जाएं बस। अच्छा, पेशेंट को पता होगा तो वो जान लगा के अच्छी तरीके से बंद करेगा आंखें। तो अगर वो ठीक होगा ऑब्वियसली हमें तो, क्योंकि वाइवा प्रैक्टिकल तो हमें नॉर्मल बंदे ही दिए जाएंगे, तो उसने अच्छी तरीके से आंखें बंद करनी है। आपने जो आईब्रो का जो मीडियल टाइप का मीडियल पोर्शन होता है उस तरफ से जो है वो थोड़ी सी हल्की बहुत, ऐसे नहीं कि जान लगा के उसकी नर्व डैमेज कर दो, हल्का से प्रेशर लगा के कोशिश करनी है कि उसकी आंखें खुल जाए। नहीं खुलेंगी तो आपने इन्विजिलेटर जो भी बैठे होंगे इनको बताना है कि जी ये टेस्ट जो है वो नेगेटिव आया है, मतलब यानी पॉजिटिव होता है तो बेचारे का मसल जो वीक होता है, फेशियल काम नहीं करी होती, तो नेगेटिव आया है तो यानी ही इज़ नॉर्मल। ऑर्बिकुलर्स और इसका जो काम क्या होता है कि हमारे होंठों के अराउंड जो है ना ये मसल्स प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है कि ये आपके होंठ बंद हो रहे हैं या खुल रहे हैं ना, जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपके होंठ के ऊपर और नीचे वाला पोर्शन हिल रहा है, तो ये वो काम कराता है। तो इसकी मूवमेंट चेक करने के लिए आपने सिर्फ उसने ये कहना है कि बेटा आपने बस जो है वो पेशेंट को कहेंगे कि अपने दांत दिखा दें, और दांत दिखाएं तो दोनों दांत मिला के दिखाएं। अब ऑब्वियसली कोई ऐसे मुंह नहीं खोल देगा दांत दिखाने के लिए, लोग अपने दांतों को जोड़ के और फिर लिप्स बाहर करके और फिर दांत दिखाते हैं। तो ये अगर वो नॉर्मली कर लेते हैं पेशेंट, तो यानी जो नहीं कर सकते उनका मुंह कांपता है ये करते हुए भी, तो अगर पेशेंट ये नॉर्मली कर लेते हैं तो ये भी जो है वो नॉर्मल हो जाता है। अब फाइनल टेस्ट क्या होता है, हमें बक्सीनेटर और मेजेटस जो है वो मसल्स चेक करने होते हैं, वो चेक करना बहुत आसान है। बक्सीनेटर और मेजेटर्स आपके जो है वो गाल के मसल्स हैं, जिनको आप जब आप ब्लो आउट करेंगे या बलून फुलाने के लिए मुंह में हवा भरते हैं तो वो ये वाले मसल्स जो है वो आपके फूल जाते हैं। तो आपने पेशेंट को सिंपली ये कहना है कि अपने मुंह से जो है वो एयर ब्लो करो, सिंपली करके दिखा दें, पेशेंट भी सेम वैसे ही करेगा। और आप जब गाल को हल्का सा प्रेशर, जब वो मुंह फूल जाए उनका, गाल फूल जाए, तो आपने उंगली लगा के प्रेशर चेक करना है कि प्रेशर जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा। दैट्स इट। और ये आपके जो फेशियल मसल्स यानी फेशियल मसल की नर्व सप्लाई चेक हो गए, और ये आपकी क्रेनियल नर्व्स का टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका। अच्छा, मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है, ये ग्राफ जो रेस्पिरेशन का ग्राफ है, स्पायरोमेट्री ग्राफ, ये आ जाता है, मैंने इसलिए बनाया हुआ था। तो ये क्या है आपका इंटरनल रिजाइडल वॉल्यूम, ये है आपका फंक्शनल रिजाइडल वॉल्यूम, ये इंटरनल इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम है, ये आपका फंक्शनल रिजाइडल वॉल्यूम है, ये आपका वेव के जो बीच में है ये आपकी वाइटल कैपेसिटी है, ये आपका एक्सटर्नल
रिजर्व वॉल्यूम है और ये आपका रिजर्व वॉल्यूम है। तो ये वहाँ पे ग्राफ बना हुआ होता है, बस उनको नेम करना होता है, इसलिए मैंने लिखा था। आखिरी टेस्ट जो होता है ना, तो वो आपका रिफ्लेक्स का होता है। रिफ्लेक्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं, डीप होते हैं और सुपरफिशियल होते हैं। तो डीप रिफ्लेक्स तो वो अभी तक जो है मैंने नहीं देखा कि उन्होंने करवाया हो, और वो करवाते भी नहीं हैं, क्योंकि वो एब्डोमेन पे हो रहा होता है, थाइस पे हो रहा होता है, तो वो बहुत ही जो है वो कम करवाते हैं इस तरीके के रिफ्लेक्सेस। तो आपका जो रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स बहुत कॉमन है वो है आपका प्लेंटर रिफ्लेक्स। प्लेंटर रिफ्लेक्स आपसे करवा सकते हैं। और अच्छा, वो नी जर्क भी करवा लेते हैं ना, जो इसमें इस रिफ्लेक्स में वो नी जर्क भी करवाते हैं। नी जर्क जो छोड़ दें वो बहुत ज़्यादा ही कॉमन नहीं आता, लेकिन अगर नी जर्क भी आपके पास आ जाता है तो नी जर्क में क्या होता है कि आपके घुटने के ऊपर, जो आप जिसको कहते हैं ना कि घुटने की छोटी सी हड्डी होती है, जिसको हम पेटेला कहते हैं, यहाँ पर जो है वो एक पेटेलर टेंडन होता है। तो वो जो हैमर हमारे पास होती है ना, उसको ऐसे पीछे से पकड़ के, ऐसे ऐसे हल्का सा पकड़ के, इस तरीके से हिल रही होती है वो हैमर। यहाँ से पकड़ के उसको ऐसे जो है अपने अपने पटेला के ऊपर मारना होता है, तो आपकी टांग एकदम से यूं ऊपर उठती है, ऐसे करके एक्सटेंड होती है। तो ये आपका नी जर्क का टेस्ट हो जाता है और ये पूरा हो जाता है अगर आपकी लेग जो है एक्सटेंड कर जाए। बस इतना सा टेस्ट होता है नी जर्क का। क्योंकि प्लेंटर रिफ्लेक्स में क्या होता है, ये डीप रिफ्लेक्स होता है। ठीक है, ये हम इसमें हम क्या टेस्ट करते हैं, हमें लोअर मोटर न्यूरॉन फंक्शन को टेस्ट करते हैं कि ये कहीं डैमेज तो नहीं हो गया या इसमें इंजरी तो नहीं हो गई। किसको? लोअर मोटर न्यूरॉन को, नर्व्स को चेक करते हैं, सॉरी लोअर मोटर नर्व्स को चेक करते हैं कि डैमेज तो नहीं होगी, इंजरी तो नहीं हो गई। आफ्टर एक्सीडेंट जो है वो हम ये टेस्ट कर रहे होते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, जो आपका पाँव का जो पाम है ना, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि एक पाँव बना दूँ। आपका जो पाँव है ना, वहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे गुदगुदी नहीं करते, नीचे से लेके जाते हैं इस तरीके से। कोई भी चीज़, पेन ले लें या वहाँ पे कोई रखा हुआ इंस्ट्रूमेंट, उसको प्यार से यहाँ से घुमा के लेके जाएं। तो जब आप इस तरीके से नीचे एड़ी की तरफ से लेके जाएंगे और इस तरीके से उसको घुमाएंगे ना पूरे पाँव की तरफ, और यहाँ पे पहुँचेंगे, तो आपका जो पेशेंट होगा पाँव को ऐसे करेगा फ़ौरन से, ऐसे। तो ये आपका जो है वो बेबिन के साइन होगा। तो अगर उसने ऐसे कर लिया तो ये हो गया नॉर्मल नॉर्मल रिफ्लेक्स है ये। तो पेशेंट आपका वेल एंड गुड है, कोई डैमेज नहीं हुआ। लेकिन अगर आपका पेशेंट ऐसे करने के बाद उल्टा ऐसे कर दे और फैला दे, यानी उंगलियों को ऐसे करने के बाद ऐसे कर दे, फैला दे उसको, तो ये जो है आपका टेस्ट फेल हो गया, यानी कि लोअर मोटर नर्व जो है डैमेज है। बस इतना था सारा ऑस्टियो वाइवा। ये होता है लाजमी थर्ड सेमेस्टर में। इसके अंदर एडिशन हो सकती है लेकिन इससे कम नहीं हो सकता, यानी इससे कम कोई चीज़ नहीं आती, इससे ज़्यादा आ जाएगी। अगर आप ये करके जाते हैं तो पासिंग मार्क्स इजीली लेकर आ जाएंगे। इसके अलावा जो भी कंटेंट होगा मैं आपके जो नेक्स्ट वीडियोज़ में अपलोड कर दूँगी। ये थर्ड सेमेस्टर का है, यानी सेकेंड ईयर का है। थैंक यू सो मच।